हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में समझ के रखा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मॉडिफिकेशन आया, हाइब्रिडाइजेशन, हम लोगों ने उसके बारे में भी पढ़ा। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़े एंड उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं। आज हम लोग एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी की बात करेंगे एंड एक नए थ्योरी की तरफ चलेंगे जिसका नाम होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एंड मैं आज आप लोगों को वो ट्रिक बताऊंगा जिसकी बात मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में करके रखी थी कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इनफैक्ट मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के ऊपर अगर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने हैं ये भी कैसे कैलकुलेट करने चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वीबीटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वीबीटी ने 5 नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, 5 न्यू कंसेप्ट्स इन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के उसने 5 नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। हमें पता है कि बॉन्ड जो बनता है वो 2 एटम्स के बीच में बनता है, तो 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोगों को बताती है। उसने आप लोगों को दूसरा जो कंसेप्ट दिया वो होता है शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी आप लोगों को बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को शील्डिंग इफेक्ट का फिनोमिना पता चल जाता है। तीसरा पॉइंट जो बताता है द इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द इसेंशियल कोवैलेंट कैरेक्टर, इसेंशियल कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ अ बॉन्ड। देखिए, अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जाएं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ये समझा के दिया है कि जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है शेयरिंग के कारण, सो देयरफॉर वो बॉन्ड कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अगेन इसने थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी बता दिया, द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर हो सकता है, हाँ हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसके बारे में भी वीबीटी ने हमें इंफॉर्मेशन दी। एंड उसके बाद वीबीटी ने हमें एक और रिलेशनशिप के बारे में बताया, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड connection between resonating structures and stability of molecules तो ये एडवांटेजेस हैं किसके, दैट इज वीबीटी के। एडवांटेजेस क्या है या फिर इंपॉर्टेंस कहिए, क्या इंपॉर्टेंस दिया, तो 2 एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है उसके बारे में आप लोगों को बताएं। देन शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएं। देन उसके बाद आप लोगों को बताएं इसेंशियल कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। देन पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर भी उसने एक्सप्लेन करके दिया एंड कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस उसने यूज़ कराया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंसेस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब इसके लिमिटेशंस, अगर इसके इम्पोर्टेंस हैं तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, बराबर है। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी ये भी डिस्कस करते हैं। हम लोगों को एक चीज़ पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताया है ना। वीबीटी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट bond but it fails to explain the formation of coordinate covalent bond।
दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए आप लोगों को वीबीटी ने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताया, बिल्कुल बताया, लेकिन वीबीटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताता। दूसरा और इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ये होता है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। ये कैसा होता है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है। बट एक्चुअली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट O2 molecule is paramagnetic in nature, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखिए फर्क है। वीबीटी के हिसाब से अगर आप लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्टडी करते हो तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक हो रहा है, लेकिन एक्चुअली कैसा है वो? पैरामैग्नेटिक। तो ये कैसे होता है? तो इट एक्सप्लेन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमें आगे पढ़ना है। एंड तीसरा लिमिटेशन हम लोग देते हैं कि वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक B2H6 डाइबोरेन। B2H6 मतलब होता है डाइबोरेन। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी प्रेजेंट होती है, इनके बारे में आप लोगों को वीबीटी कुछ भी नहीं बता सकती। अब कुछ ट्रिक्स याद रखिए, हो सकता है कि आप लोगों को हेल्प करेगा। एक ट्रिक होता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। देखिए क्या कहता है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर देखें तो 1/4 मतलब 25% एस कैरेक्टर है। बॉन्ड एंगल को देखें, बॉन्ड एंगल कितना होता है मीथेन के केस में? तो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, बराबर है। सिमिलरली आप लोग C2H4 को देखिए, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड देयरफॉर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात करें तो 33.33% एस कैरेक्टर होता है। अब बॉन्ड एंगल को देखिए तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का पढ़ा आप लोगों ने। देखिए एस कैरेक्टर बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। इवन C2H2 को देखिए, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है? 50%। बॉन्ड एंगल कितना पढ़ा आपने? 180 डिग्री का पढ़ा था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में, बाकी केस में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जहां पर ये 3 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। आगे भी जाएगा, DsP2 में जाएगा, sp3d में भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा एक और ट्रिक आप लोगों को मिलता है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ऑक्सीजन फैमिली को देखें तो ऑक्सीजन फैमिली में पहला मेंबर होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है सल्फर, देन सेलेनियम, देन होता है टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो पोलोनियम की स्टडी तो नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। तो डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आते हो किसी कॉलम में या किसी ग्रुप में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा, ऐसा हमने लिखा है। देखिए H2O ऑक्सीजन का ये हाइड्राइड है। अगर आप लोग सल्फर का हाइड्राइड लेंगे तो ऐसा दिखेगा, आप लोग सेलेनियम का हाइड्राइड लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा।
एंड टेलुरियम का हाइड्राइड लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब बॉन्ड एंगल की अगर बात करें, आप लोगों को एक चीज़ समझ में रखनी है कि पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, उसके हिसाब से इन वैल्यूज़ को याद करके नहीं जाना है। वैल्यूज़ अगर क्वेश्चन में दिए भी है तब भी आप लोग अरेंज करेंगे उसे, बस ये पता होना चाहिए किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा और किसका कम होगा। तो ये कैसे बता रहे हैं हम लोग, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। वाटर के केस में बॉन्ड एंगल अगर देखें तो ये होता है 104.5 डिग्री का, लेकिन H2TE में अगर आप लोग बॉन्ड एंगल को देखते हैं तो ये बॉन्ड एंगल होता है 90.5 डिग्री का। देखिए डिक्रीज हुआ, बिल्कुल डिक्रीज हुआ। दूसरा एग्जांपल नाइट्रोजन की फैमिली। नाइट्रोजन की फैमिली अगर देखें तो नाइट्रोजन के नीचे होता है फास्फोरस, देन होता है आर्सेनिक, देन होता है एंटीमनी, राइट। एंटीमनी के नीचे भी होता है बिस्मथ, ठीक है। अगर आप लोग इन एलिमेंट्स में बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, इसके हाइड्रेट्स को देखिए, इसका हाइड्रेट रहेगा PH3 फास्फोरस का, देन आर्सेनिक का AHS3, धीरे धीरे इनके नाम भी आएंगे, देन उसके बाद SbH3 एंड सपोज बिस्मथ का हाइड्रेट बनाते भी है तो यू विल ऑब्जर्व कि बॉन्ड एंगल तो डिक्रीज होता जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल कितना मिला था, तो 107 डिग्री 18 मिनट का मिला था, ये इतना मिला था। यू विल ऑब्जर्व कि बिस्मथ के केस में जो बॉन्ड एंगल मिलता है, ये बॉन्ड एंगल आपको मिलता है 91.2 डिग्री का, 91.2 डिग्री का। तो यहाँ से साबित होता है कि बॉन्ड एंगल जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे कम कम होगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम कम होगा। अब बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल, इसे समझने के लिए हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके इम्पोर्टेंसेस एंड उसके लिमिटेशंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है अभी अभी। बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दूसरी जो थ्योरी है वो दूसरी थ्योरी है जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जिसे हम लोग एब्रिविएट करते हैं एज VSEPR थ्योरी। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, VSEPR थ्योरी। इस थ्योरी को डिजाइन किया था, इज डिजाइन्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल, इन दोनों ने मिलकर इसे डिजाइन किया एंड देन इसे डेवलप किया, डेवलप्ड बाय नायहोल्म एंड गिलेस्पी। नायहोल्म एंड गिलेस्पी, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसे क्या किया, फिर मॉडिफाई भी कराया। तो इट इज डेवलप्ड बाय डिजाइन्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल एंड मॉडिफाइड और डेवलप्ड बाय नायहोल्म एंड गिलेस्पी। अब इस थ्योरी का कहना क्या है, तो इस थ्योरी का कहना काफ़ी सिंपल होता है, आप लोगों को समझ में आते जाएगा। इसके जो पोस्टुलेट्स है इसे मैंने आप लोगों के सामने रखा है, हम लोग कंटिन्यूस एक एक इसे समझते हैं। देखिए पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फिर चाहे वो बॉन्डेड हो या फिर नॉन बॉन्डेड हो, मतलब लोन पेयर्स हो, अराउंड द सेंट्रल एटम डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मीन्स शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमाइन करते समय सेंट्रल एटम के आजू बाजू में जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, सेंट्रल एटम्स के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, चाहे वो बॉन्डेड हो या फिर नॉन बॉन्डेड हो, ये सारे के सारे मिलकर मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट, बहुत सिंपल कहना है। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलिए, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर बिकॉज ऑफ द सिमिलर नेगेटिव चार्जेस। जी हाँ बिल्कुल, सपोज करिए कि मेरे पास कोई एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका वैलेंस है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की पेयर्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं होंगे, ये काफ़ी पास होंगे क्या, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच में एक रिपल्शन है, क्योंकि दोनों के ऊपर का चार्ज कैसा है, सेम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर्स है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि इनके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। थर्ड वाला पोस्टुलेट क्या कहता है, दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई सच अ पोजीशन दैट रिड्यूसेस रिपल्शन बिटवीन देम। जी हाँ, थर्ड वाला पॉइंट देखिए, पहला सेकेंड वाला पॉइंट जो था उसी का मॉडिफिकेशन है। सेकेंड वाले पॉइंट में आपको बताया गया कि
सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की पेयर्स है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, बिल्कुल करेगी। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसा है? सेम है। लेकिन चार्ज सेम है, रिपल्शन करेगी। तो थर्ड वाला पोस्टुलेट आता है कि ये जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे जिसमें इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, बराबर है, डिस्टेंस मैक्सिमम होगा ताकि रिपल्शन क्या हो जाए? कम हो जाए। फिर से सोचिए यही एग्जांपल, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यहाँ आजू बाजू में रख देते हैं तो ये रिपल्शन बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन अगर मैंने इन्हें ऐसा रख दिया तो अब देखिए रिपल्शन क्या हो गया? मिनिमम हो गया। रिपल्शन मिनिमम हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। मतलब मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है, वो अपने आप को ऐसे डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि दोनों के बीच का रिपल्शन मिनिमम हो जाए। डिस्टेंस कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहता है? द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम इज कंसिडर्ड एज अ स्फीयर। अभी बात किया था मैंने। वैलेंस शेल of the central atom is considered as a sphere with the electron pairs localizing on the spherical surface। हाँ, सेंट्रल एटम को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? एक स्फीयर कंसीडर करेंगे। एंड यहाँ पर जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे बॉन्डेड हो या फिर नॉन बॉन्डेड, ये यहाँ पर लोकलाइज प्रेजेंट होंगे। एंड दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस, बिल्कुल, फ्रॉम वन अनदर। क्यों? क्योंकि अगर वो काफ़ी क्लोज आ गए तो ऐसे केस में रिपल्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड मॉलिक्यूल स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा। नंबर 5 देखिए, द 2 और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्डिंग तो हो सकती है ना, एक से ज़्यादा बॉन्ड बन सकता है दो एटम्स के बीच में, बिल्कुल बन सकता है। द 2 और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल सुपर पेयर। सिंगल सुपर पेयर कंसिडर करेंगे, किसे? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर करेंगे। एंड आखिरी पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर मॉलिक्यूल रेजोनेंस दिखाता है, अगर मॉलिक्यूल रेजोनेंस दिखाता है, व्हेन 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल देन VSEPR मॉडल इज अप्लीकेबल, राइट? ऐसे स्ट्रक्चर के लिए VSEPR मॉडल अप्लीकेबल होता है। अब देखिए इस थ्योरी में हमें बिल्कुल सिंपल ये अज्यूम करना है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की पेयर्स है उसमें बॉन्डेड भी आ गए, लोन पेयर्स भी आ गए। ये सारे मिलकर मॉलिक्यूल, सारे के सारे मिलकर मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करेंगे। नाउ ये सारे के सारे जब मिलकर शेप डिटरमाइन करेंगे तो वो अपनी एक पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे एंड उसके हिसाब से आपको मॉलिक्यूल का क्या मिलेगा? शेप मिलेगा। तो सर लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स होते हैं, मतलब दोनों के दोनों पेयर्स भी हो सकते हैं कभी मॉलिक्यूल के अंदर। हाँ, तो इनके बीच में रिपल्शन का ऑर्डर होता है लोन पेयर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसके बीच में होता है? लोन पेयर एंड लोन पेयर, बराबर है। इसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एंड सबसे कम रिपल्शन किसके बीच में होता है? बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। हम लोगों ने VBT के अंदर भी तो ये समझ के रखा है कि कभी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर आ जाती है तो मॉलिक्यूल का शेप रेगुलर रहता है क्या? नहीं, उसका शेप क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो ये पोस्टुलेट्स है VSEPR थ्योरी से। तो इसका मतलब ये हो गया सर VSEPR थ्योरी मॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करेगी। कैसे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें लोन पेयर ना हो, बराबर है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर ना हो, एंड ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें लोन पेयर है। हाँ बिल्कुल, मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें लोन पेयर ना हो एंड लोन पेयर होगी। तो अब VSEPR थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल्स को हम लोगों को समझ के रखना है। मैंने हेडिंग देके रखी है कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ नो LP, मतलब लोन पेयर नहीं है। ये जो दो टेबल आप लोग पढ़ने वाले हैं इसमें आप लोगों को मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री के नाम मिलेंगे एंड वो दिखता कैसे उसके बारे में। एग्जाम्पल तो है ही है, एग्जाम्पल की चिंता ना करें। मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रिक आने वाली है, बहुत इजीली आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हैं। कंडीशन ये कि आपको वो शेप कैसा दिखता है पता होना चाहिए। देखिए इसमें पहला कॉलम रखा है मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ये दोनों नियर अबाउट सेम होते हैं। एंड देन एग्जाम्पल, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं कैलकुलेट करना है, बाद में करेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब बॉन्डेड पेयर्स, तो ये कितने हो सकते हैं? कम से कम 2 हो सकते हैं, फिर उससे ज़्यादा। तो अगर 2 ही हैं तो इसे हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए ये है
सेंट्रल एटम, ए को मान लेते हैं सेंट्रल एटम, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड, एक दूसरी इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसी है। मतलब बॉन्डेड पेयर से मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन एक साइड में शिफ्ट नहीं है, एक पेयर है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, सपोज करिए कि मैं ऐसा मॉलिक्यूल बनाता हूँ, एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। एंड इस केस में बॉन्ड एंगल जो होगा ये कैसा दिखेगा, 180 डिग्री का दिखेगा, राइट। एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आ जाएगी फिर, लीनियर। तो लीनियर मॉलिक्यूल आप लोगों ने कौन सा पढ़ा, तो लीनियर मॉलिक्यूल आप लोगों ने पढ़ा था C2H2, देन इसके अलावा BeCl2, इसके अलावा BeF2 वगैरह, बराबर है, समझ में आ रहा है। हम लोग एक हाइपोथेटिकल शेप बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स का और यहाँ से आपको ज्योमेट्री मिल रही है। नाउ सपोज करिए कि बॉन्ड पेयर्स आप लोगों के पास 3 है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है लेकिन लोन पेयर नहीं लिखा, मतलब क्या, बॉन्ड पेयर्स है। तो 3 पेयर्स को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, तो ये जो 3 पेयर्स होती है, ये 3 पेयर्स अपने आप को ऐसे अरेंज करती है इक्विलैटरल ट्रायंगल के रूप में। एंड बॉन्ड एंगल यहाँ पर मिलता है 120 डिग्री का। तो मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा, तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसे दिखेगा, देखिए इमेजिन मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। इसे हम लोग कौन सी ज्योमेट्री कहते हैं, ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं। एंड ट्राइगोनल प्लानर में आप लोग एग्जांपल क्या देंगे, BF3 दे सकते हैं, AlCl3 भी दे सकते हैं। देन इसके बाद अगर बॉन्ड पेयर्स 4 है तो 4 पेयर्स अपने आप को कैसे अरेंज करती है, तो 4 पेयर्स अपने आप को अरेंज करती है इन अ टेट्राहेड्रल मैनर। देखिए एक बॉन्ड इस साइड से यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। एंड बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो मॉलिक्यूल का शेप, जनरल शेप कैसा दिखेगा, देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, बराबर है। इसे ज्वाइन करके देखें तो टेट्राहेड्रॉन छुपा होता है, आप लोगों को पता है। ये देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री रहेगी, फिर इस ज्योमेट्री को आप लोग क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। मतलब ये कि जब मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड पेयर्स हैं सर, एंड एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का शेप कैसा आना चाहिए, टेट्राहेड्रल आना चाहिए। जिसका एग्जांपल आप लोग दे सकते हो CH4, देन SiH4, SiCl4, इवन NH4 पॉजिटिव। देखिए आयन भी आ गए, हाँ आयन भी हो सकते हैं। देन उसके बाद 5 बॉन्ड पेयर्स, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है और पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर्स है, तो वो अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, तो वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं। ये तो अरेंजमेंट देखा हमने, ट्राइगोनल, ये चौथा, ये पांचवा, क्या नाम होता है क्या कहीं याद, पढ़ के रखा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पर बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है, ये 120 डिग्री का होता है और ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। एंड मॉलिक्यूल का शेप अब कैसे बनाएंगे, तो बस सर पेयर्स की जगह पे एटम्स या फिर ग्रुप लगा देंगे। ये देखिए, ठीक है, क्या नाम दिया था इसे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है ये। इसका एग्जाम्पल PCl5 आप लोगों ने दिया, आप लोग PF5 ले सकते हैं, AsF5 भी ले सकते हैं, राइट। देन इसके बाद अगर कभी 6 पेयर्स है, तो अब 6 पेयर्स है तो वो अपने आप को कैसे अरेंज करता है, देखिए ये अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं। एंड इस केस में जो बॉन्ड एंगल आप लोगों को मिलता है, ये बॉन्ड एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री का। एंड मॉलिक्यूल का शेप कैसा दिखेगा फिर, तो सर मॉलिक्यूल का शेप अगर हम लोग देखते हैं तो ये शेप कुछ ऐसा बनेगा, 4 कॉर्नर्स पे 4 ग्रुप रहेंगे, ये 5वां और ये 6वां रहेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे आप लोग कहते हो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देखिए यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रॉन छुपा हुआ है, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं SF6। क्या सर 6 बॉन्ड पेयर्स हो सकती है, 7 नहीं हो सकती, क्या हो सकती है। हमारे स्टडी में ये भी इंक्लूडेड है कि अगर 7 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा बनेगा। सात पेयर्स अगर हैं तो वो अपने आप को कैसे अरेंज करेगा, तो वो अपने आप को जब अरेंज करता है तो वो अरेंज करेगा कुछ ऐसे, देखते हैं।
ये देखिए, इसे आप लोग कहते हो पेंटागोनल बायपिरामिडल। क्या कहते हैं? पेंटागोनल बायपिरामिडल। मॉलिक्यूल का अगर शेप दिखाना है तो मॉलिक्यूल का शेप हम लोग कैसे बना सकते हैं? देखिए, अब क्या ये पेंटागन है? जी हाँ, इसके सेंटर में ए है। ये देखिए, ये हो गए 5, ठीक है। अब पिरामिड, 2 पिरामिड यहाँ से ड्रॉ करिए या फिर यहाँ से ड्रॉ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके सामने आया, इसे हम लोग कहते हैं पेंटागोनल बायपिरामिडल। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? पेंटागोनल बायपिरामिडल। एंड इस कैटेगरी में हमने अभी तक एक ही मॉलिक्यूल पढ़ना है, दैट इज IF7। अब एक चीज की तरफ ध्यान रखिए गाइस, आप लोगों ने VBT के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पर लागू करके देखा था। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जो स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं वह ऐसे ही होने चाहिए, बराबर है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हो गए जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। BSEPR के हिसाब से अब ऐसे मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिसमें लोन पेयर्स हो सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? पहले मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज करते हैं और फिर धीरे धीरे सब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखते हैं। जैसे अगर हम लोग पहला टाइप देखते हैं मॉलिक्यूल का, तो ये है AB2E। यहाँ पर E का मतलब है लोन पेयर एंड B का मतलब है बॉन्ड पेयर। देखिए, E का मतलब क्या? लोन पेयर। एंड B का मतलब क्या? बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितना? 1। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। टोटल पेयर कितने हैं? 3। टोटल पेयर कितने हो गए? 3। तो सर 3 पेयर्स अगर है तो हम लोग अरेंजमेंट तो कुछ ऐसे पढ़ते हैं, हाँ, जिसमें से अब क्या होंगी? 2 बॉन्ड पेयर्स होंगी और एक क्या होगी? लोन पेयर होंगी। सपोज करिए मैं इसे अब ऐसे लिखता हूँ, ये देखिए बॉन्ड पेयर्स और ये क्या आ गई? लोन पेयर। यहाँ पर E की जगह लोन पेयर दिखा है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था सर, ये तो ट्राइगोनल प्लानर होना चाहिए, हाँ, लेकिन अब हम लोग इसे कहते हैं एंगुलर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर। इसके कारण देखिए, ये बॉन्ड तो थोड़ी है, ये तो लोन पेयर है, तो मॉलिक्यूल तो बस इतना ही है इतना। तो ये कैसा दिख रहा है? एंगुलर दिख रहा है एंगुलर है। आप लोगों को ये समझना है कि मॉलिक्यूल में जब लोन पेयर्स आते हैं तो शेप कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं। ना इस कैटेगरी का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो इस कैटेगरी का एग्जाम्पल आता है सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसमें आता है ओजोन का मॉलिक्यूल, राइट। इसमें दूसरी कैटेगरी की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज AB3E। अब AB3E में लोन पेयर कितना? 1। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। टोटल पेयर कितनी है? 4। सर टोटल पेयर 4 है, मतलब अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल के समान होनी चाहिए थी। देखिए, ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? लोन पेयर। अब इसका शेप टेट्राहेड्रल कहेंगे क्या? नहीं, रेगुलर है तो ही रेगुलर देना। लोन पेयर आ गई तो डिस्टॉर्ट हो गया, राइट। ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, हाँ, इसे हम लोग कहते हैं पिरामिडल। क्या कहते हैं इसे? पिरामिडल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा NH3, इसका एग्जाम्पल PCl3 भी हो सकता है, और भी कई सारे होंगे। फिर इसके बाद वाला जो टाइप है वो हम लोग देते हैं AB2E2। लोन पेयर कितने हैं? 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। टोटल पेयर कितने हैं? 4। सर टोटल पेयर अगर 4 है तो ऐसे केस में हम लोगों ने ये समझ के रखा है कि मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होना चाहिए, हाँ, बट यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर आप लोगों को पता चलता है कि 2 लोन पेयर्स अगर हैं तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऐसा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं बेंट। एक्चुअली ये एंगुलर के समान ही है, ये बेंट हो गया, राइट। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो H2O होता है, H2SB होता है। देखिए H2O ऐसा बन गया, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होती है, ऐसे होती है 2 लोन पेयर। तो ये शेप कैसा है? बेंट हो गया, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? बेंट शेप कहते हैं। देन इसके बाद की जो कैटेगरी हम लोग देते हैं, कई सारे बुक में उसे एंगुलर ही पढ़ा जाता है, हाँ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये और ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इससे आप लोग एंगुलर भी पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, दैट इज AB4E। अब AB4E का मतलब समझिए, लोन पेयर कितना है? 1। बॉन्ड पेयर कितना है? 4। टोटल पेयर कितने हैं? 5। सर टोटल पेयर 5 है। अब टोटल पेयर अगर 5 होती है तो हम लोग अरेंजमेंट कैसे रखते हैं? ये ऐसे रखते हैं, ऐसे। इस केस में 1 लोन पेयर है, हाँ, ये 1 लोन पेयर कहाँ होती है? तो इस पोजीशन पे होती है।
दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब ये देखिए, ये इसे रिपेल करेगा, इसे रिपेल करेगा, जिसके कारण शेप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को जो ज्योमेट्री मिलती है, इस ज्योमेट्री को आप लोग कहते हो सीसॉ ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री कहते हैं इसे हम लोग? सीसॉ ज्योमेट्री कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो SF4 TeF4 ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो होता है वो होता है AB3E2, टोटल पेयर 5, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। सर अब क्या होगा? तो टोटल 5 पेयर्स है, तो 5 पेयर का अरेंजमेंट देखिए। तो 5 पेयर का अरेंजमेंट आपके पास है, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स। ये 2 लोन पेयर्स अब ऐसे होते हैं, यहाँ पर क्या रहेंगे? बॉन्ड पेयर्स रहेंगे, बॉन्ड पेयर्स। दिखेगा कुछ ऐसा मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का अगर हम लोग ज्योमेट्री दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल आप लोगों को दिखता है, ये मॉलिक्यूल टी शेप का होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अरेंजमेंट जो होती है यहाँ पर वो ऐसे होती है। लोन पेयर्स यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर होते हैं बॉन्ड पेयर्स, राइट। तो ये जो शेप है ये टी शेप है। कैसा शेप है? टी शेप। एक्चुअली ये बेंट टी के समान होता है। यहाँ पर मॉलिक्यूल देखें तो ClF3 का एग्जाम्पल दे सकते हैं, BrF3 का एग्जाम्पल बनाकर दिया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी का मॉलिक्यूल जो है वो है AB5E। अब AB5E में लोन पेयर कितना है? 1, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5, टोटल कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। टोटल कितने होने चाहिए? 6। तो 6 पेयर्स कैसे देते हैं हम लोग? तो 6 पेयर्स अगर देने हैं तो सर 6 पेयर्स हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल मैनर में अरेंज करे थे, लेकिन यहाँ पर एक क्या होती है? लोन पेयर। तो लोन पेयर होने के कारण इसे हम ऑक्टाहेड्रल कहेंगे क्या? नहीं, सवाल ही नहीं आता इसे ऑक्टाहेड्रल कहने का। तो इसे आप लोग क्या कहते हो? इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहते हैं इसे? स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। ये देखिए, ये स्क्वायर और इसके ऊपर एक पिरामिड। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं BrF5, और भी कई सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इस कैटेगरी में एक और मॉलिक्यूल आता है AB4E2। देखिए, लोन पेयर कितने? 2 और बॉन्ड पेयर कितने? 4, टोटल पेयर कितने? 6 है। तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होनी चाहिए, हाँ, लेकिन 2 क्या है? लोन पेयर। तो ऐसे केस में यहाँ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स का अरेंजमेंट कैसे होता है? देखिए, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स का अरेंजमेंट ऐसे होता है। ये बॉन्ड पेयर्स हो गए 4, ठीक है, एंड लोन पेयर होते हैं ऐसे, राइट। तो इसका अगर हम लोग शेप देखें तो ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। जी हाँ, इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या कहते हैं? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, जिसका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं XeF4 जैसे मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा कि मॉलिक्यूल्स में जब लोन पेयर आते हैं तो उनका शेप बिगड़ जाता है, नॉर्मल नहीं रहता। और ये जो 2 टेबल हमने बनाए, इन 2 टेबल को आपको बिल्कुल लर्न करके रखना है। किसी ने कहा कि बताइए सीसॉ ज्योमेट्री कैसे दिखती है, तो उसका शेप आपको आना चाहिए। टी शेप कैसे दिखता है, स्क्वायर प्लेनर कैसे दिखता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ VSEPR थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ VSEPR theory to determine structure of molecules, कुछ स्ट्रक्चर हम लोग बनाकर देखते हैं। इसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल हम लोग देखते हैं, दैट इज अमोनिया। ठीक है, ये तो आप लोगों ने PBD के हिसाब से एंड हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी बना के देखा था। तो VSEPR का भी अप्रोच हम लोग मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बताने में लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 7 एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 एंड 5। मीन्स आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 2s2 2p3 हो गया। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इससे आप लोगों को पता चलता है कि कितने बॉन्ड बनाने हैं, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व कराना है, ये भी समझ में आता है। देखिए, इसे 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में ये भी जाएगा, क्योंकि क्वांटम नंबर सेम है, तो sp3 पता चल गया।
बराबर है ना, sp3 ये भी पता चल गया। एंड ये जब अमोनिया मॉलिक्यूल बनाएगा, ये जब अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाएगा मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता चलता है कि ये टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए, जिसमें से इसके पास तो लोन पेयर आ गई, लोन पेयर आ गई। एंड यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें हाइड्रोजन आकर अपना इलेक्ट्रॉन प्लेस करेगा। ये किसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आकर प्लेस हो गया। मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गए, बॉन्ड्स बन गए। ठीक है, अब यहाँ मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे, देखिए ये क्या हो गई, तो ये है बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है ना, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, लेकिन ये क्या हो गई, लोन पेयर। अब टोटल पेयर्स कितने हैं आपके पास, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर है एंड एक लोन पेयर है। तो सर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है, ऐसा हमने VSEPR थ्योरी में पढ़ के रखा है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आप लोगों को 3 बॉन्ड पेयर्स दिखेंगे, बराबर है, एंड एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर को अब हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करा के रख देते हैं। तो अमोनिया का जो शेप होता है, ये शेप कैसा आएगा गाइस, पिरामिडल आएगा, राइट। तो VSEPR थ्योरी शॉर्ट में आप लोगों को वही बताती है, VBT का एप्लीकेशन, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्बिटल डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके दिखाया था, यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर, H2O। इसमें सेंट्रल एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p4 होता है, राइट। अब ये जो 2p4 है ये कैसे होता है, 2px2 होता है, 2py1 एंड 2pz1 होता है। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम के हिसाब से मैं रिप्रेजेंट करा के दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा होगा। अब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है बराबर ना, है। लेकिन आपको पता है कि डायरेक्टली यहाँ से बॉन्डिंग नहीं बनेगी, ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3। लेकिन जब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे तो 4 का सेट बन के आएगा, जिसमें यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है। तो ये 2 क्या है, लोन पेयर्स है, दिस इज लोन पेयर्स एंड दिस इज बॉन्ड पेयर एंड दिस इज बॉन्ड पेयर। अब H2O मॉलिक्यूल जब फॉर्म होगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके क्या करेगा, प्लेस करेगा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रहेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब टोटल पेयर्स कितने हैं, 4 है। सर 4 पेयर्स है मतलब ये कि मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 लोन पेयर है। तो वाटर मॉलिक्यूल का अगर शेप बनाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो ऐसा होगा, ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं एंड 2 लोन पेयर्स, एक लोन पेयर ऐसे अरेंज कर देते, एक लोन पेयर ऐसे अरेंज कर देते, देख लीजिए है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल अगर देखें नॉर्मली क्या होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर आ गई, तो 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। एंड इस शेप को हम लोग कौन सा शेप कहेंगे, फिर एंगुलर शेप कहेंगे। ठीक है, एक दूसरा और मॉलिक्यूल बनाकर देखते हैं। सपोज करिए Cl(F3) को बनाते हैं, तो इसमें सेंट्रल एटम है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 2, 8 एंड 7। थर्ड वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p5। अब 3p5 मतलब 3px2 3py2 एंड 3pz1, देख लीजिए ये ऐसा होगा। ठीक है, अब आप लोगों को तो ये दिखता है कि सर क्लोरीन ने 3 बॉन्ड बनाने हैं 3 फ्लोरीन के साथ। ये तो तब होगा जब उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब रहेंगे जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अनकपल। तो इलेक्ट्रॉन अनकपल सबसे पहले बाहर वाला होता है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कपल हो जाएगा, आगे के ऑर्बिटल में। यहाँ पे तो जगह है ही नहीं, तो आगे का जो ऑर्बिटल रहेगा वो ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली 3D रहेगा। अभी 3D में 0 है, तो 3D में ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब 3D में जाएगा तो एक साथ आप लोगों को दिखेगा कि 1, 2 और ये तीसरा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे, हमारा काम बन जाएगा। तो क्लोरीन कौन से स्टेट में चला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहीं गया नहीं, यहाँ से 1 कम हुआ, 1 बचा
एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 3 3, तो ये पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। क्या आ रहा है? sp3d आ रहा है। sp3d मतलब Cl मॉलिक्यूल जब बनेगा तो अब आप लोग सोचिए, आपके पास 5 ऑर्बिटल्स आ गए हाइब्रिड, जिसमें 1 2 लोन पेयर है और बाकी 3 क्या है? बॉन्ड पेयर्स, बराबर है। ये 3 को अगर आप लोग देखते हो तो ये 3 क्या है? बॉन्ड पेयर्स है, और इन दोनों को अगर आप लोग देखते हो तो ये क्या हो जाएंगे? तो दीज आर लोन पेयर्स। सर अब 5 पेयर्स अगर है ना, अगर 5 पेयर्स है तो मॉलिक्यूल का शेप होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन यहाँ पर शेप कैसा होता है? तो क्लोरीन, यहाँ पर हम लोग इसके शेप को अगर बनाते हैं तो इसका शेप जो आप लोगों को मिलता है, ये मिलता है कुछ ऐसे। 3 फ्लोरीन यहाँ पर रहेंगे एंड 2 लोन पेयर्स यहाँ पर होती है। देखिए 2 लोन पेयर्स। अब ये लोन पेयर एक दूसरे को धक्का देंगे, बराबर ना, एक दूसरे को धक्का देंगे। ये इसे धक्का देगी, जिसके कारण ये बिल्कुल टी के समान नहीं दिखेगा। अगर अभी किसी ने मेरे दोनों हाथ के ऊपर वजन रखा तो मेरे हाथ ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे आएंगे। तो ये बॉन्ड एंगल जो 90 का दिख रहा था, ये बॉन्ड एंगल अब 90 का होगा क्या? नहीं। तो ये बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली कितना हो गया? लेस देन 90 का। कितना होता है ये हम लोग पढ़ेंगे जब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पर शेप को अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं टी शेप, एक्चुअली इसे बेंट टी शेप भी हम लोग कह सकते थे, क्योंकि टी थोड़ा सा क्या हो गया? बेंट हो गया। इस तरीके से हम लोग VSEPR थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब पढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। फॉस्फोरस ट्राई हलाइड्स, यहाँ X की वैल्यू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन भी हो सकती है। देखिए इन सब में सेंट्रल एटम जो है वो कौन सा है? फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 2 8 एंड 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p3। देखिए इसे बॉक्स डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कराते हैं। अब एक फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है आप लोगों को? 3। तो सर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही है, हाँ है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है? आप लोग देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? sp3 आ रहा है। आ रहा है क्या? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है? sp3 आ रहा है। एंड उसमें भी मज़ेदार चीज़ ये कि सर जब ये sp3 हाइब्रिड बन के आएंगे तो टोटल 4 तो बनेंगे, लेकिन एक में लोन पेयर है भैया, देख लीजिए है यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का, ये फॉस्फोरस का। तो जब px3 मॉलिक्यूल बनेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन देगा, दूसरा हैलोजन, तीसरा हैलोजन। ये हैलोजन के इलेक्ट्रॉन्स है X मतलब हैलोजन होता है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर आप लोगों को शेप जो मिलना चाहिए वो शेप कैसा मिलना चाहिए? सर टोटल बॉन्ड पेयर्स 3, एक लोन पेयर है, टोटल पेयर्स हो गए 4 में से 3 बॉन्ड पेयर। तो इसका मतलब ये है कि फॉस्फोरस ऐसा रहेगा, 3 हैलोजन ऐसे एंड एक लोन पेयर कुछ ऐसे रहेगी। तो सर ये जो शेप होता है, ये शेप क्या होता है? पिरामिडल। मतलब इन सब का शेप देखिए क्या क्या बनेगा? तो बनेगा PF3 बनेगा, PCl3 बनेगा, PBr3 बनेगा एंड PI3। इन सब का शेप क्या रहेगा? पिरामिडल रहेगा। लेकिन इन सब में मज़ेदार होता है इनका बॉन्ड एंगल। तीनों केस, चारों केसेस में बॉन्ड एंगल अलग आता है। यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम कॉमन है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग होगी, बराबर है। हमने पढ़ा है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर कम होती है तो बॉन्ड एंगल कम होता है, बराबर है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से आप लोगों ने बॉन्ड एंगल देखा था। तो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर आप लोगों को बॉन्ड एंगल्स कुछ अलग अलग मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? इन केस ऑफ द PI3, अगर हम लोग PI3 की बात करते हैं तो PI3 में बॉन्ड एंगल कुछ अलग होगा। अगर आप लोग PBr3 की बात करते हैं तो PBr3 में बॉन्ड एंगल कुछ अलग आप लोगों को मिलेगा, राइट। एंड अगर आप लोग PCl3 की बात करते हैं तो इसमें भी बॉन्ड एंगल आप लोगों को अलग मिलेगा PCl3 में। एंड आप लोग अगर PF3 की बात करते हैं तो PF3 में भी बॉन्ड एंगल कुछ अलग मिलेगा।
यहाँ पर गाइस जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल्स, तो बॉन्ड एंगल्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल्स विल ऑब्जर्व दैट कि PI3 में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू PBr3 एज कम्पेयर टू PCl3 एज कम्पेयर टू PF3। ऐसा क्यों? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इसका साइज बहुत छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने के कारण ये एक दूसरे को भी रिपेल करेंगे। एज अ रिजल्ट बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा आप लोगों को? ज़्यादा ही मिलता जाएगा। इस केस में अगर बॉन्ड एंगल देखते हैं तो नियर अबाउट 102 का होता है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 101.5 के आसपास होता है। यहाँ अगर देखते हैं तो 100.2 और 3 के आसपास होता है। एंड यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो ये 97 पॉइंट समथिंग होता है, से अबाउट 3 डिग्री का है। थोड़ी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको वैल्यूज लर्न करके नहीं जाने हैं। अगर वैल्यूज देता है तो आपको क्या पूछा जाएगा कि इन्हें अरेंज करके दिखाइए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल। तो इस तरीके से फॉस्फोरस हलाइड्स के केस में बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होते रहता है। सो गाइस, अभी हम लोगों ने VSEPR थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने की कोशिश की। सिंपल मॉलिक्यूल्स अगर है तो हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर पता कर सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसमें बॉन्ड पेयर्स कितने, लोन पेयर्स कितने, एंड उसके हिसाब से हम लोग उसका शेप बना सकते हैं। लेकिन क्या इसमें टाइम नहीं जाएगा? बहुत सारा टाइम जाएगा। तो हमें एंट्रेंस के हिसाब से कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा सर कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमें पूरा मॉलिक्यूल हमारे सामने होना चाहिए कि कैसा दिखेगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसमें लोन पेयर्स कितने हैं, तो उसका शेप कैसे होगा, ये हम लोग बता सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अभी हम लोग पहुंच गए उस ट्रिक की तरफ। दैट इज ट्रिक टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो हाइब्रिडाइजेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय H से। तो यहाँ पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टोटल मतलब सम, total of valence electrons of all atoms in a molecule divided by 2 or 8। 2 और 8, देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? टोटल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2 और 8। तो 2 से कब डिवाइड करना है, 8 से कब डिवाइड करना है? when valence electrons है ना, when valence electrons are 1 to 8 then divide by 2, इसे डिवाइड करिए, डिवाइड बाय 2 से। एंड when valence electrons are greater than 8 then इसे डिवाइड करिए बाय, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय क्या करिए? 8 करिए। नाउ डिवाइड करते समय कभी अगर रिमाइंडर आता है ना, डिवाइड करते समय अगर कभी रिमाइंडर आता है, दैट इज व्हाइल डिवाइडिंग बाय 8, व्हाइल डिवाइडिंग बाय 8 इफ रिमाइंडर कम्स देन डिवाइड द रिमाइंडर, then divide the remainder by only 2, by only 2। फिर उसका सम कर लीजिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं इसका मैंने आपको सिर्फ ट्रिक दिया, डेमो तो अभी बाकी है। मैं आप लोगों को ये भी बता सकता हूँ कि लोन पेयर्स कैसे निकालते हैं। तो लोन पेयर्स निकालने के लिए आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा एंड देन उसके बाद लोन पेयर कैसे निकालते हैं? देखिए, लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट, माइनस बॉन्डेड ग्रुप्स और एटम्स, बॉन्डेड ग्रुप्स और एटम्स। ये फॉर्मूला यूज करने से आप लोगों को मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई लोन पेयर है तो ये भी पता चल जाएगा, राइट। चेक करते हैं हम लोग, सॉल्व करके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सपोज करिए कि मेरे पास है मॉलिक्यूल CH4, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है। आप लोगों ने पढ़ा है सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लोन पेयर नहीं होता है, लेकिन याद नहीं रहा तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसमें H निकालिए,
तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। ये याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बराबर याद होना चाहिए। प्लस 4 × 1, क्यों सर? हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन 4 है। टोटल कितना आ गया? 8 आ रहा है 8। तो इसे हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे? बाय 2। तो 8/2 क्या हो गया? 4। सर H का मतलब 4 आ गया, तो ऑर्बिटल्स 4 होने चाहिए। अब ऑर्बिटल्स कैसे लेने हैं? तो ऑर्बिटल्स लेते समय पहले S लेंगे, फिर P लेंगे और फिर क्या लेंगे? D लेंगे, राइट? पहले S फिर P फिर D। अब आपको चाहिए टोटल 4, तो 4 में से ये कितना होता है? अकेला होता है। P कितने होते हैं? 3 होते हैं। और D कितने होते हैं? 5। इनमें से 4 लाने हैं, तो 4 लाओगे तो कैसा आएगा? sp3। हो गया हमारा काम, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। लोन पेयर देखिए है क्या? लोन पेयर तो सर H माइनस बॉन्ड पेयर्स है ना, तो H माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। तो लोन पेयर्स कितने? 0 थे क्या? मीथेन के मॉलिक्यूल में लोन पेयर्स थे? नहीं थे। तो सर यहाँ पर तो अब स्ट्रक्चर भी मिल जाता है, इसकी ज्योमेट्री मिल जाएगी। वो क्या मिल जाएगी? टेट्राहेड्रल मिल जाएगी। देखिए है ये चीज़ क्लियर? देन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए मैं लेता हूँ NH4 पॉजिटिव आयन। अब ये आयन है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। निगेटिव चार्ज है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा। अब यहाँ पर देखिए H कैसे निकालोगे? सर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो ये 5 हो गया, प्लस ये 4 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस क्या? 1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर सम कितना आ गया? ये तो सर 8 हो गया, तो डिवाइड बाय क्या? 2। तो सर H आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3। सवाल ही नहीं आता ज़्यादा सोचने का। सर लोन पेयर निकाल के दिखाइए ना। तो H माइनस बॉन्डेड ग्रुप कितने? 4। तो 4 - 4 लोन पेयर कुछ होगा क्या? नहीं होगा। है मज़ेदार ट्रिक है। चलिए आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, याद है या नहीं पता नहीं। अब चेक करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो यहाँ पर H इज इक्वल टू फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 285, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, प्लस सर क्लोरीन के वैलेंस, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 287, सर इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन। हाँ 7 × 3 21 बराबर है 7 × 3 21। डिवाइड बाय क्या करेंगे? अब तो 8 करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 26/8। तो 26/8 अब रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 24 होता है सर। हाँ यहाँ पर बचा 2, इसे कितने से डिवाइड करना है? सिर्फ 2 से। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1। अब देखिए 3 + 1 कितना? 4। 3 + 1 कितना? 4। मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई सर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब लोन पेयर आता है क्या? देखिए तो H माइनस Bp और बॉन्डेड ग्रुप, तो सर 4 माइनस बॉन्डेड ग्रुप कितने? 3। सर आगे 1 लोन पेयर। देखा है आप लोगों ने? होता है ना, PCl3 के अंदर 1 लोन पेयर होती है। गाइस आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल्स एंड आयंस में हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर दिखाते हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर आपने अपने नोट देखे हैं तो वहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा कंपाउंड्स और आयंस प्रैक्टिस के लिए मैंने देखे रखा है। इस ट्रिक से काम बनता है। आप लोग ट्रिक अप्लाई करते जाइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें देखिए H कैलकुलेट करना है किसका? तो सर क्लोरीन का। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, पता है आप लोगों को। सर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होता है। 6 × 3 कितना? 18, माइनस कितना? 1। तो यहाँ पर आप लोग कितने से डिवाइड करेंगे? बाय 8 से। -1 कहा मैंने? एक्चुअली कितना होना चाहिए? +1 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन है ना, निगेटिव चार्ज है। तो ये देखिए 25 + 1 26, तो 26/8 थोड़ी देर पहले करके देखा था सर। ये 3 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 2 आता है, एंड इसे 2 से डिवाइड करने से 1। 3 + 1 कितना? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3 आ गया। अब लोन पेयर चेक करिए। तो लोन पेयर कैसे करते हैं? H माइनस बॉन्डेड ग्रुप्स दैट इज Bp। तो 4 माइनस कितने ग्रुप है? 3। सर 1 लोन पेयर है। स्ट्रक्चर बता सकते हैं? 4 में से 1 लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पिरामिडल। हो गया एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व।
आप लोगों को क्या कहेगा कि इसका शेप क्या है बताइए, पिरामिडल आ गया। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन। फिर क्या निकालना पड़ा, लोन पेयर। होता है ये काम 1 से 1.5 मिनट के अंदर होता है। अगर कभी 2 मिनट लगते भी है तब भी आपका बेनिफिट है, क्योंकि 100% रिजल्ट मिलेगा, 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसे चेक करिए, XeF4 सर जेनॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। क्यों, क्योंकि जेनॉन क्या है, इनर्ट गैस, एंड इनर्ट गैस क्या होते हैं, ऑक्टेट पूरे होते हैं उनके। तो 8 प्लस क्लोरीन के वैलेंस शेल में, सर क्लोरीन के वैलेंस शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना, 28 डिवाइड बाय 8, ये कितना हो गया 36 बाय 8। कितने से डिवाइड हो रहा है, 4, क्या आएगा 32, रिमाइंडर क्या 4। सर इसे 2 से ही डिवाइड कराना है, तो यहाँ पर कितना आ गया 2। तो सर 4 + 2 6 मतलब क्या, तो sp3d2 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2। सर लोन पेयर निकाल कर दिखाएंगे तो लोन पेयर क्या होगा, H - Bp दैट इज 6 - 4। कितने लोन पेयर्स, 2। सर अब हम लोग कैसे पता करेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे है, तो 6 अगर है तो ऑक्टाहेड्रल, उसमें से 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। तो क्या आप लोगों ने ऐसी अरेंजमेंट देखी है, इसका शेप बनाकर देखिए। यू विल ऑब्जर्व कि एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर। इसका स्ट्रक्चर आप लोग क्या देते हो, स्क्वायर प्लेनर देते हैं, इट इज स्क्वायर प्लेनर। अब इसे देखिए, ये एनायन है। सर सल्फर का वैलेंस अगर हम लोग चेक करते हैं तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के नीचे होता है। ऑक्सीजन में 6 होते हैं सर, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, ये 24 प्लस क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 8, कितना हो गया 26 प्लस 6 दैट इज 32, 32 बाय 8 कितना आ गया 4 आ गया सर। ठीक है, 4 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 है, sp3। अब लोन पेयर अगर है क्या, चेक करिए, तो H - Bp, तो सर 4 - 4 0, कोई लोन पेयर नहीं। स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा टेट्राहेड्रल। अब इसे देखिए, XeO4, ठीक है। अब सर इसका H निकालना है, तो जेनॉन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, एंड ऑक्सीजन के पास कितना 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24 एंड डिवाइड बाय 8, तो ये 32 बाय 8 कितना आ गया 4। सर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ गया, sp3 आएगा। ठीक है, देन इसके बाद लोन पेयर्स है क्या, H - Bp, तो सर 4 - 4 0 आ गया 4 - 4 0। सो देयरफॉर स्ट्रक्चर क्या, रेगुलर है सर, टेट्राहेड्रल। क्लियर हो रहा है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है गाइस। फिर आप लोगों ने तो इसका स्ट्रक्चर कैलकुलेट करके दिखाया था ना, ठीक है। चेक करते हैं, सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। सर फ्लोरीन, इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के साथ 7। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना 42 डिवाइड बाय 8। सर 48 बाय 8 जा रहा है क्या, जा रहा है ना, होता है कितना, टोटल कितना आ गया 6 आ गया, टोटल क्या आ गया 6। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2। लोन पेयर है क्या, चेक कर लीजिए, तो H - Bp दैट इज 6 - 6 0 नहीं है सर, मतलब स्ट्रक्चर रेगुलर है। कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। इसे भी चेक कर लीजिए, ये एनायन है। आयोडीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, हैलोजन है, ठीक है। क्लोरीन, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 28 प्लस 1, एक निगेटिव चार्ज है, डिवाइड बाय 8, तो 29 प्लस 7 कितना 36। तो 36 बाय 8 तो करके देखा सर, ये 4 से डिवाइड होता है, हाँ, यहाँ पर आ जाएगा 32 बचा 4, रिमाइंडर 2 से डिवाइड करिए, ये 4 + 2 6। सर हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2 आ गया ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d2 आ गया। अब लोन पेयर देखिएगा, ये लोन पेयर कैसे, तो 6 - 4 है, 4 बॉन्डेड ग्रुप, 6 ऑर्बिटल, कितने 2 लोन पेयर है। सर 6 अगर है तो ऑक्टाहेड्रल, उसमें से 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर।
तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, स्क्वायर प्लेनर हो गई। तो गाइज आपके नोट्स में जो होमवर्क है उसे बराबर कंप्लीट करिए और कोई भी डाउट रहेगा तो बिल्कुल पूछिए।